तो आज हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले, समझाने वाले हैं गद्यांश। गद्यांश लिखने का तरीका, करने का तरीका, समझने का तरीका, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मृतता, आज हम उसका गद्यांश देखने वाले हैं, सीखने वाले, समझने वाले हैं, वो भी अपने किस चैनल पर, पढ़ाई का सिस्टम पर। और आज ही हम क्लियर कर लेंगे दो मोस्ट इंपोर्टेंट, दो नहीं वो आप 10 के समझिए, क्योंकि इसमें मैंने कंबाइंड करके मोस्ट इंपोर्टेंट दो गद्यांशों को लिया है। अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको गद्यांश समझने का तरीका और किस प्रकार से किया जाता है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपने गद्यांश। अब देखिए गद्यांश नंबर जो हमारा फर्स्ट है, हम इसको करना देखेंगे कैसे किया जाएगा, कैसे इसको समझा जाएगा। तो ये हमारा गद्यांश है, इसको मैंने 3-4 गद्यांशों से मर्ज करके बनाया है कि कहीं कहीं हमारा इधर से लेके इधर दे दिया गया है और कहीं हमारा इधर से आगे तक दे दिया गया है। तो 3-4 गद्यांशों को मर्ज करके मैंने दिया और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए और इसके जैसे जो इंपॉर्टेंट हैं आप उनको भी तैयार कर लेना। और एक चीज मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इसी के नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको आपको समझाने के लिए 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं और किस प्रकार से किया जाएगा हम वो समझेंगे और इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। और मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं और आप अगर समझ जाएंगे तो अपनी नोटबुक पर ये करके देखना। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गद्यांश को पढ़ना होगा नहीं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसर को, जब भी हमें पेपर मिले तो सबसे पहले अगर हमें गद्यांश दे दिया गया हुआ है या फिर पद्यांश दे दिया गया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे जो हमें दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चन आंसरों से हमें हिंट मिल जाएगी इस गद्यांश में हमें क्या क्या रिलेटेड दिया गया है और उन बिंदुओं को हमें हाईलाइट कर लेना है जो कि उसमें इंपॉर्टेंट है। हमें पेंसिल लेके गद्यांश को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो गद्यांश है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर मैंने अथवा वाले भी लिए, वैरायटी वाले भी लिए, अलग अलग तरीके के जिनको भाषा बदल के पूछे जाते वो दिए। आइए पहले उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हमें इसमें कहा गया है संदर्भ लिखिए। अब ये संदर्भ वाला सभी गद्यांशों में कॉमन है, तो आपको संदर्भ लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाकायदा नोटबुक पे लिखा हुआ समझा दूंगा किस प्रकार से आपको नोटबुक में लिखना है, बस आपको कमेंट सेक्शन में एक बारी बताना होगा। ठीक है, अब आपको क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब क्या होता है, ये किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है वो हमें बताइए। ठीक है, तो गद्यांश हमें पढ़ेंगे जब, उसके बाद हमें इसे मालूम पड़ जाएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले हमारा इसको लिखा कैसे जाएगा, हम लिखेंगे गद्यांश सबसे पहले। गद्यांश के बाद हम इसमें बराबर का ऐसे करके टिक लगाएंगे और उसके नीचे से करेक्ट नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे प्रस्तुत गद्यांश। जो हमें ऊपर प्रस्तुत किया गया गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक किसका, हिंदी का पढ़ रहे हो ना, हिंदी है ना, तो हिंदी का, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जो पाठ है हमारा कौन सा चल रहा है, मित्रता चल रहा है, तो हम मित्रता बोलेंगे। मित्रता नामक पाठ के पाठ से लिया गया है। अब मित्रता पाठ से लिया गया है, अब इसके बाद आपको लिखना है इसके लेखक। अब जो इसके लेखक हो उनका नाम लिख देना, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से तैयार कर सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हो और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा खंड है, गद्य खंड है कि पद्य खंड है। जब गद्य खंड हो तो आपको गद्य खंड डालना है, जब पद्य खंड हो तो आपको पद्य खंड डालना है। और एक और चीज मैं बता दूं, जब आप लेखक का नाम डालो और जिसका मतलब चैप्टर का नाम डालो तो उसको हाईलाइट जरूर कर दो ब्लैक पेन से, या फिर कोई हाईलाइटर तो नहीं यूज होता है, आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लीजिए या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, जो कि वो हाईलाइट हो, जो कि आपका टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये कॉमन है, आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, आपके टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं ये गद्यांश के। एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। ठीक है, नहीं 2-2 आएंगे, उनमें से ऑप्शनल होगा, आपको एक करना होगा, गद्यांश भी पद्यांश भी, जो आपको इजी लगे, जो आपको सरल लगे आप वो करना। ठीक है, अब जैसे 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 6 मार्क्स के टोटल हो गए। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, संदर्भ वाला, तो जितने भी चैप्टर है उनके लेखक और उस चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, जो कि आपके सभी संदर्भ यानी 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने रेखांकित तो किया ही नहीं, यानी हाईलाइट तो किया ही नहीं, किस अंश की व्याख्या करनी है। तो वो मैं आपको इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पूरी की व्याख्या आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार की जाती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो किस प्रकार की जाएगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये किस प्रकार की जाएगी अभी देखेंगे। अब ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहां से रेखा स्टार्ट हुई है, यहां से लाइन अगर स्टार्ट हुई तो इधर से कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, और जहां खत्म होगी वहीं कॉपी स्टैंड, सॉरी कॉपी खत्म कर देंगे, इधर से लिखना बंद कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, कुछ अलग करना है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद है गा वाला। गा वाले में हमारी फर्स्ट, सेकंड और अथवा वाला दिया गया है। ये मैंने इसलिए लिया है आप समझ सको। अब देखिए किस प्रकार मैं बता रहा हूं वो ध्यान दीजिए।
देखिए गा वाला, गा का जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जो छोटे होंगे, उनमें 2 पार्ट दे दिए जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो जाएंगे। अब उसमें भी आपको इसमें ऑप्शन ले दिया है, तो आप ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। अब इनकी भाषा पे आप ध्यान देना किस प्रकार किया जाएगा। गा वाला है, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति होता है उसको अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि मित्र इसमें नाम लिया गया है, तो यानी मित्रता नामक पाठ से लिया गया होगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस चैप्टर से लिया गया है। और हाँ, अब इसमें क्या बताया गया है, उम्मीद करनी है, तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। और व्यक्ति के मित्र, ये चीज हमें अगर कहीं ऊपर मिलेंगी और हमारे दिमाग में फीड हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा है। अब इसके बाद क्या है, इसका जो अथवा में, यानी ये करो या ये करो, हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए। अब उम्मीद करना या आशा रखना एक ही बात होती है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड वाला। सेकंड में हमें एक कहा गया है, एक सच्चा मित्र कैसा कहा जाता है, यानी एक जो सच्चा मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड कैसा होता है, कैसा कहा जाता है, वो हमें बताना है। अब आप इसमें सच्चा मित्र यानी जो ऑनेस्ट हो, है ना, उसकी कुछ स्पेशलिटी हो, तो वो हमें हाईलाइट कर लेना है, ये हमें बताना है। अब इसके बाद है ये हमारा घावाला, हम इधर साइड देखते हैं। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, यानी लेखक ने किससे तुलना की है, सच्चे मित्र की। तो हमें इसमें तुलना करने वाला शब्द है और लेखक वो सच्चे मित्र है ना, तो इन्हें हमें हाईलाइट कर लेना है, जो कि हम आगे जब फाइंड करेंगे तो आराम से इनको ढूंढ सकेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है, लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अब जो अच्छा मित्र होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं हमारे प्रति, वो लेखक ने क्या क्या बताए हैं। अब इन चीजों को हाईलाइट करने के बाद, कर्तव्य को हाईलाइट करने के बाद, ऐसी चीजों को हाईलाइट करने के बाद, फिर हम कहां जाएंगे, फिर हम जाएंगे पैसेज पर। अब पैसेज पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आप देखेंगे कितनी जल्दी मिल जाते हैं। आइए आप देखते हैं। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अब आपने इतना सुन पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि इसमें किससे तुलना की जा रही है, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि औषधि से की है। किससे की है, औषधि से, ठीक है। और अगर आप ये नहीं पढ़ते, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ते, तो आपका ये क्लियर हो गया। अगर आप इस प्रकार चढ़ोगे तो आपके बहुत जल्दी मार्क्स क्लियर होंगे। अब इधर हम लिखेंगे, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, औषधि से की है, ठीक है। अब 1 मार्क्स हमारे यानी 2 मार्क्स इधर क्लियर हो गए। क्यों, क्योंकि हमने इसको पहले ही से एनालाइज कर रखा था, क्वेश्चन कैसे आएंगे, और हमने तुलना की तो आराम से मालूम पड़ गया। अब इसके आगे में दे रखा है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। अब आशा रखने वाली कौन सी क्वेश्चन था हमारा, ये था, हमें अपने मित्रों से कैसी आशा रखनी चाहिए। अब हमें इधर से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए कहां, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, यानी हमें डटे रहने का मोटिवेशन दें कि आप डटे रहो। कौन, वो सच्चे मित्र की आशा होनी चाहिए हमारे प्रति, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, यानी कुछ गलत आदतें हैं, दोषों से, जो हमारी गलतियां हैं उनसे हमें बचाए। कौन, सच्चा मित्र की ये विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। हमें सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम में पूर्ण करे, ये हमारी सच्चे मित्र की क्या है, हमें अपने मित्र से आशाएं करनी चाहिए, जो हमारा सच्चा मित्र होना चाहिए, ठीक है। जब हम कुमार्गों में पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेगा, यानी जब हम कुछ गलत काम करेंगे तो वो हमें सचेत करेगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये हम आपको, अब यही चीज आपको अपने इसमें लिखनी है, रेखांकित अंश में व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आपको क्या करना है, उन शब्दों का यूज नहीं करना है जो इसमें दिए गए हैं। जैसे त्रुटि, त्रुटि की जगह आप गलतियां कर दो, आप दोष की जगह आप कर दो समस्याएं कर सकते हो। ऐसे ही इनको अपनी तरीके से, इसको पढ़ने के बाद अपनी तरीके से इसको अपनी भाषा में लिखना होगा, ठीक है। आपको बस रेखांकित अंश की व्याख्या में यही करना है जो इसमें दिया गया है पैराग्राफ में, इसको अपनी भाषा में समझ के लिखना होगा। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं उसी प्रकार आपको अपनी भाषा से खुद को समझा के इसमें लिखना होगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, जब हम हतोत्साहित होंगे, मतलब जब हम डिमोटिवेटेड होंगे, यानी जब हमारा मोटिवेशन डाउन होगा, तब वह हमें उत्साहित करेगा, यानी तब वो हमें मोटिवेट करेगा कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। सारांश यह है कि वह हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करे। यानी अब हमारा जीवन का मतलब, अब हमारे मित्र का ये कॉमन चीज है, यानी ये अच्छे मित्र की खासियत है कि वो उत्तम पूर्वक यानी आराम से अच्छी तरीके से जीवन निर्वाह करने में हर तरीके से सहायता देगा, यानी हर चीज में हमारा कौन मदद करेगा, मित्र। जीवन में हमारे हर चीज में कौन मदद करेगा, हमारा मित्र, ठीक है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की सी निरूपणता और परख होती है, यानी जो अच्छा मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है, जो हमारे लिए होता है, वो वैद्य, जैसे डॉक्टर बता देता है हमारा हाथ देख के आपको क्या बीमारी है, वो ही ऐसी निरूपणता और परखता किसके अंदर होती है, हमारी मित्र के अंदर, ठीक है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और
कोमलता होती है किसमें? अच्छे मित्र में। यानी माता जैसी कोमलता और धैर्यता किसके अंदर होती है? मित्र के अंदर। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये हमारा गद्यांश था, जिसको मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको समझाया। आपको उन्हीं को इसी प्रकार लिखना है, जो कि इसमें से वर्ड मैच ना करें, ज्यादा वर्ड में थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैच ना करें, और आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, समझा के लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला तो हमने हाल के हाल क्लियर कर लिया था। अब रेखांकित अंश की व्याख्या भी क्लियर कर लिया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया, अब हम वो देखते हैं। व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? अब हमें क्या आशा करनी चाहिए थी, यही हमें उम्मीद में बता दिया गया था, वही हमें इसमें लिखना है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया था, ये भी, ये दोनों हमारे क्लियर। अब लास्ट वाला, मतलब सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है? एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है? एक सच्चा मित्र किस किस को कहा गया है? अब आपको इसमें सिंपली क्या करना है, एक सच्चा मित्र किसको कहा गया है, तो आप इधर लिखेंगे एक सच्चा मित्र उसको कहा गया है। अब इधर लिखना है जो कि वह उत्तम संकल्पों में हमेशा दृढ़ रहे। अब आपको बस इतना ही चेंज करना है। इतना चेंज करने के बाद टोटल आपको जैसे इसमें लिखना था उम्मीदों पर, वैसे ही आपको सच्चे मित्र पर लिखना है। अब क्या करना है? अब घा वाले देखिए, ये वाला तो हम पहले ही कह चुके, सच्चा मित्र किसकी तरह कहा गया? औषधि की तरह। अब लास्ट वाला देखते हैं, मैंने लास्ट वाला क्या कह रहा है। लास्ट वाला कह रहा है लेखक ने सच्चे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए। तो क्या क्या कर्तव्य बताए, ये इसमें हमें पूरा कोमा बाई कोमा बताया गया है। तो उम्मीद है ये फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कौन सा? गद्यांश नंबर सेकंड। मैंने दो ही बताए हैं, दो ही बनाए हैं, दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप समझ सकें, ज्यादा मैं लोड नहीं देना चाहता, इसीलिए आपको सारांश मैंने बताया था। अब इसके बाद आपको ममता का सारांश मिलेगा जल्द ही, ठीक है, ममता चैप्टर का। अब देखिए इसमें हमारा जो गद्यांश सेकंड है, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब जो सेकंड वाला है, इसमें अब आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। सेकंड वाले में सबसे पहले हमें क्या करनी है? सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है। क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करना है। आप जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आधो का तो आंसर आपको तत्काल में आ जाएगा। जैसे लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, संदर्भ आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्या है? गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको क्लियर है, क्योंकि बस आपको क्या करनी है? लैंग्वेज चेंज करनी है। अब इसके बाद क्या है? गा वाला फर्स्ट इसका पार्ट है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या कहा गया है। यानी जो युवा यानी यूथ है ना, उसकी संगति के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसमें हमें बताना होगा, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमें क्या शब्द लगा? संगति। जहां संगति होगा वहीं इसके आंसर पाई जाने की चांसेस हैं। अब इसके बाद हमारे सेकंड इसमें अथवा, यानी ये करो या ये करो। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो इसमें भी संगति है, लेकिन इसमें एक और चीज कॉमन है, इसमें एक और चीज हमें अलग बताई गई है, बुरी संगति। इसमें बुरी संगति के परिणाम बताने होंगे, क्या क्या परिणाम पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद है अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी अगर हमारी अच्छी संगति होगी तो उससे क्या लाभ होंगे, ये हमें वर्णन करना है। अब आप देख रहे हो संगति वाले में सीक्वेंस दे दी, मैंने खुद बनाया है, क्योंकि संगति वाले जिस प्रकार से आएंगे, अब इनकी बस लैंग्वेज चेंज की जाएगी और आपको खुद करना होगा। अब देखिए इसमें लाभ बताने थे, इसमें भी बताने क्या क्या लाभ है। अब देखा है कुसंग का प्रभाव क्या होगा, यानी इधर बुरी आदत और कुसंग एक ही चीज है, बस शब्द बदल दिए गए। अब लिखा है अथवा में आप ये ना करना चाहें तो ये कर सकते हैं, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। यानी अगर कुछ गंदी आदतें अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तो क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, हम वो देखेंगे। अब घा वाला गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य का स्पष्ट कीजिए। यानी इस गद्यांश में क्या क्या अच्छी चीजें बताई गई हैं जो हमारे क्या बोलते हैं साहित्य की सौंदर्य का वर्णन करें। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको ना आए तो आप इसमें साहित्य वर्ड जोड़ के साहित्य का सौंदर्य पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसकी जो विशेषताएं वो सिंपली लिख दीजिए, आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके में फंसते हैं तो। और इसमें आपको एक और चीज कॉमन करनी है, लेखक का नाम। लेखक जैसे इसका कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका रामचंद्र शुक्ल का नाम जरूर जोड़िए ऐसे, और इनमें हाईलाइट जरूर कीजिए, क्योंकि ये मार्क्स आपके टीचर छीनने की कोशिश करता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आपको छीने नहीं है, लेना है, ठीक है। अब क्या लिखा है? कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। अब आपको एक तरफ गंदी आदतें डालनी है, एक तरफ अच्छी आदतें डालनी है, और बता देना ये अंतर है, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में करना होगा, बस मैं इधर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कुसंग बोले तो गंदी आदतों का ज्वर, ज्वर बोले तो बुखार, ठीक है। ये सबसे भयानक होता है, यानी अगर हमें गंदी आदतों की आदत पड़ जाती है, जैसे हमें कुछ चोरी करने की आदत पड़ जाए, झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, और जैसे तंबाकू खाने की आदत पड़ जाए, तो ये कुसंग हो जाता है। अगर इनकी हमें आदत पड़ जाती है तो इनका बहुत भयानक परिणाम मिलता है। अगर आपके साथ में, अगर आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्कोहल लेता है, यानी शराब पीता है, तो उनकी आप परिस्थिति देख के आप समझ सकते हो क्या पोजीशन होगी, ठीक है। अब लिखा है यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं
कर्ता बल्कि बुद्धि, यानी जो आप जानते हो अच्छे से, जो चोरी करता है वो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है, प्लस अगर जो शराब पीता है उसकी बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वो रोड पे जाके डांस करते हैं, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें नाली से निकाला जाता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो उनकी बुद्धि मतलब उनकी मतलब शारीरिक तो जाएगी, बस मानसिक भी बुद्धि चली जाएगी। ये क्या है? कुसंग की ज्वर, यानी कुसंग वाले जिस, देखिए अब इसमें से कौन कौन से क्लियर हो गए? ये कुसंग वाला क्लियर हो गया, यानी कुसंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भयानक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमारी क्लियर हो जा रही है। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा है, ये देखिए ये का वाला हमारा क्लियर हुआ जा रहा है, और हमारा कौन सा क्लियर हुआ जा रहा है, और हमारा कौन सा क्लियर हुआ जा रहा है? देखिए थर्ड वाला ये क्लियर हो जा रहा है, इसमें अथवा वाला ये भी हमारा क्लियर हुआ जा रहा है, फर्स्ट 2-3 लाइनों में ही। अब देखना, और हमारा एक और चीज में बुरी आदतों वाला कौन सा है? ये है बुरी आदतों वाला, यानी गा वाला, अथवा वाला भी क्लियर हुआ जा रहा है, और अच्छी आदतें वाले हमें आगे बताया जाएगा, ठीक है। बुद्धि का भी क्षय करता है, क्षय बोले तो धीरे धीरे घटाना, जैसे हमारा मतलब बुद्धि का क्षय है, यानी धीरे धीरे हमारी बुद्धि कम होती जाती है अगर हम गंदी आदतों में, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। ये कुसंग का ज्वर है। अब क्या है? किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो, अगर किसी युवा पुरुष, अब युवा पुरुष वाले हमारे क्या थे? यहाँ, ठीक है। अब इसमें युवा पुरुष की संगति कैसी है? बुरी, इसमें बुरी बताई गई है, ये वाला आपको बिल्कुल डिप्टो मैच कर रहा है, आप क्लियर कर सकते हैं। वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी उसके पैरों में चक्की के बांध दिया गया उसी के समान ये बुरी आदतें उसके अंदर बस जाएंगी, ठीक है। और क्या होगी? जो दिन प्रतिदिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी जो आपको गंदी आदतों में, यानी विनाश की ओर, विनाश के गड्ढे में की ओर आपको गिराती जाएगी। कौन? कुसंग, यानी गंदी आदतें, गलत आदतें, गलत संगति, ये आपको गड्ढे की ओर यानी गलत रास्ते की ओर गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठा ले जाएगी। यानी जैसे हमारी बाहों में ताकत होती है और अच्छी आदतें अगर हमारे अंदर आएगी, जिस प्रकार हमारी बाहों में ताकत बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन, और वही उसी प्रकार हमारी अच्छी आदतें, यानी अच्छी आदतें वाली कौन सी थी हमारी? ये गा वाला जो था, अच्छी आदतें, अच्छी संगति वाली, जिस प्रकार बाहों में हमारा बल बढ़ता रहता है उसी प्रकार हमें समृद्धि की ओर बढ़ाती जाएगी, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हमारे चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। लास्ट स्लाइड हमसे कह रही है थैंक यू। अब थैंक यू कहा किस लिए जाता है? मैं बहुत बार बता चुका हूं। थैंक यू इसलिए कहा जाता है, आपने हमारी वीडियो को देखा है, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई नया टॉपिक आता है समझ में, जो कि आपको लगता है कि मैं समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाईलाइट करके।